Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss a new chapter, that is a trial of warrant cases by magistrate. So, what will be the procedure relating to trial of any warrant case? In what manner the warrant case will be run by the court, we will discuss under this particular lecture. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वारंट ट्रायल किस तरीके से कोर्ट में चलता है, उसके सारे सेक्शंस आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करने की, और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Trial of warrant cases by magistrate. So there is a very aim of criminal trial is to do justice with the victim as well as to the accused person, and the object shall be no innocent man is punished, also see that a guilty man does not escape. तो कोई भी इनोसेंट को सजा नहीं होना चाहिए और कोई भी गिल्टी पर्सन, क्रिमिनल पर्सन बचना नहीं चाहिए. दैट इज द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रायल. We have already discussed in the previous lecture in the session trial case. Now, section 238 deals with the first part of warrant trial deals with a cases instituted on a police report. जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद ट्रायल कैसा चलेगा वो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. तो सेक्शन 238 डील्स विथ कंप्लायंस विथ सेक्शन 207. So when in any warrant case instituted on a police report, the accused appear or is brought before the magistrate at the commencement of trial, the magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provision of section 207 or not. So whenever in the warrant case, if the charge sheet has been filed before the court of law and if the accused appears or brought before the magistrate at the commencement of trial, court confirms that whether the provision of section 207 has been complied or not. जब कभी भी वारंट ट्रायल में चार्जशीट फाइल होगी, अक्यूज्ड कोर्ट में आएगा, ट्रायल शुरू होते वक्त मैजिस्ट्रेट पहले ये कंफर्म करेगा कि चार्जशीट की कॉपी, पूरे डॉक्यूमेंट सेक्शन 207 में ये सारे डॉक्यूमेंट अक्यूज को दे दिए हुए है या नहीं है, सेक्शन 207 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, कोर्ट ये पहले कंफर्म करेगा. सेक्शन 239 डील्स विथ व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज. अब अक्यूज डिस्चार्ज कब होगा, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 239. डिस्चार्ज इज ऑर्डर इन 3 प्रिलिमिनरी स्टेज. तो 3 प्रिलिमिनरी स्टेज है जहां पर डिस्चार्ज का ऑर्डर होता है. द फर्स्ट वन इज कंसिडरेशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 173. जो चार्जशीट है और चार्जशीट के साथ जो डॉक्यूमेंट आए हैं उनको कंसिडर करने के बाद कोर्ट डिस्चार्ज कर सकता है, फर्स्ट. सेकंड वन इज एग्जामिनेशन इफ एनी ऑफ द अक्यूज्ड एज द मैजिस्ट्रेट थिंक नेसेसरी. और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज्ड को एग्जामाइन करना जरूरी है तो अक्यूज्ड को एग्जामाइन करने के बाद भी डिस्चार्ज कर सकता है. एंड गिविंग प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड देन टू कंसिडर वेदर द चार्ज इज ग्राउंडलेस. देन कोर्ट में ऑल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द प्रोसिक्यूशन एज वेल एज द अक्यूज्ड पर्सन ऑफ बीइंग हर्ड. प्रोसिक्यूशन और अक्यूज दोनों को कोर्ट सुनेगा, दोनों को सुनने के बाद कंक्लूजन पे आएगा कि जो चार्जेस लगाए गए चार्जशीट में वो ग्राउंडलेस है, बेसलेस है. अगर ऐसा है तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इफ द मैजिस्ट्रेट कंसिडर द अक्यूजेशन अगेंस्ट द अक्यूज टू बी ग्राउंडलेस, ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज एंड रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर सो डूइंग. तो चार्जशीट देखेगा, अगर चार्जशीट में बेसलेस चार्जशीट लगी तो अगर उसको लगा कि अक्यूज को सुनना चाहिए तो अक्यूज को सुनेगा, प्रोसिक्यूशन को सुनना चाहिए तो प्रोसिक्यूशन को सुनेगा. और ये सब कंसिडर करने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो ग्राउंडलेस है, बेसलेस है, तो कोर्ट क्या करेगा, अक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा. और डिस्चार्ज करने के रीजन मेंशन करेगा कि दीज आर द पर्टिकुलर रीजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड पर्सन. सेक्शन 239 में अक्यूज डिस्चार्ज होगा. Then section 240 deals with framing of charge. So if the court feels that there is a ground to proceed further,
चार्जशीट पढ़ने के बाद अगर कोर्ट को यह लगता है कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट में ग्राउंड्स है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, अक्यूज्ड को कोर्ट मैजिस्ट्रेट चार्ज एक्सप्लेन कर कर उसको पढ़कर सुनाएगा कि तेरे अगेंस्ट में ऐसे ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं, तूने ये ऑफेंस किया है इस पर्सन के अगेंस्ट में। और चार्ज एक्सप्लेन करने के बाद मैजिस्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगा उससे, डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्राइड, तुझे गुनाह कबूल है या केस चलाना है तुझे तेरे अगेंस्ट में। तो सेक्शन 240 में क्या करेगा, कोर्ट क्वेश्चन पूछेगा उससे कि गुनाह कबूल है या केस चलाना है। तो सेक्शन 240 डील्स विथ framing of charge and section 241 deals with the conviction on plea of guilt. So section 240 में जो क्वेश्चन पूछा है मैजिस्ट्रेट ने चार्ज एक्सप्लेन करने के बाद कि तुझे गुनाह कबूल है या नहीं, तो अगर वो कहता है कि यस आई प्लीड गिल्टी, मुझे गुनाह कबूल है, तो सेक्शन 241 में क्या कर सकता है कोर्ट इज हैविंग अ पावर दैट आफ्टर recording a plea of guilt magistrate may pass the order of conviction। तो सेक्शन 241 में मैजिस्ट्रेट जो गुनाह कबूल है बोला उसने, उस प्ली को रिकॉर्ड करेगा और डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास करेगा सेक्शन 241 में। देन सेक्शन 242 डील्स विथ एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। तो सेक्शन 242 डील्स करता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। So the judge shall fix a date for the examination of witnesses. On the date so fixed, the judge shall proceed to take all such evidences of prosecution. Suppose if the accused has not been convicted under section 241, तो सेक्शन 241 में अगर अक्यूज्ड कन्विक्ट नहीं होता है तो सेक्शन 242 में क्या होगा, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट विल फिक्स द डेट फॉर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस एंड ऑन द डेट सो फिक्स्ड द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो डेट फिक्स होगी और जो डेट फिक्स हुई उसमें प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंसेस को कंडक्ट किया जाएगा, उनके विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा सेक्शन 242 में। सेक्शन 243 डील्स विथ एविडेंस फॉर डिफेंस। तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस हो गए सेक्शन 242 में। उसके बाद एविडेंस फॉर डिफेंस है सेक्शन 243। द अक्यूज्ड शैल बी कॉल्ड अपॉन टू इंटर ऑन हिज डिफेंस एंड एड्यूस एनी एविडेंस ही मे हैव इन सपोर्ट देयरऑफ। तो प्रोसिक्यूशन के विटनेस को सुनने के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अक्यूज्ड को। अक्यूज्ड को कहा जाएगा कि तेरे पास कोई ऐसे एविडेंस है जो तेरा इनोसेंस प्रूव कर सके, ऐसे है तो आप पेश कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड टू द अक्यूज्ड पर्सन एंड इफ द अक्यूज्ड पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट द जज शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। रिटन स्टेटमेंट अगर फाइल किया तो वो रिकॉर्ड पे ले लेगा। एंड इफ द अक्यूज्ड अप्लाइज फॉर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट द जज शैल इशू सच प्रोसेस बट नॉट ऑफ एक्सेसियस और डिले। तो अगर फॉर एग्जांपल इफ द अक्यूज्ड अप्लाइज दैट दिस इज द लिस्ट ऑफ विटनेस एंड प्लीज issue process to these witnesses, then the court will issue a process against those witnesses, and if the court feels that only for the delaying the matter accused has put this particular list of witnesses, then court will reject the application of accused for summons। तो कोर्ट क्या करेगा, अक्यूज्ड बोलेगा कि मेरे विटनेस की ये लिस्ट है, इनको समन्स इशू किया जाए। कोर्ट उनको समन्स इशू करेगा, उनको कोर्ट बुलाएगा, उनका एग्जामिनेशन होगा। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि सिर्फ मैटर को डिले करने के लिए अक्यूज्ड ने ये विटनेस की लिस्ट दी है, तो उस एप्लीकेशन को अक्यूज्ड के वो रिजेक्ट भी कर सकता है, समन्स नहीं भेजेगा मैजिस्ट्रेट। तो एविडेंस अगर डिफेंस के अक्यूज्ड के पास एविडेंस है तो उनको एग्जामाइन किया जाएगा सेक्शन 243 में, दैट इज सेक्शन 243। तो ये जो पहला पार्ट था, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट अगर फाइल होती है तो किस तरीके से प्रोसेस होगा, ये पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, कि मतलब कंप्लेंट अगर होती है मैजिस्ट्रेट के पास, पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट फाइल होती है तो हमने पिछला प्रोसेस देखा, और अगर अब कंप्लेंट होती है मैजिस्ट्रेट के पास तो उसका प्रोसेस कैसा रहेगा। तो सेक्शन 244 डील्स विद एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। जब कभी भी मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आएगी तो मैजिस्ट्रेट पहली स्टेप लेगा एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट the accused appear or is brought before a magistrate, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidences as may be produced in support of prosecution. So whenever any case is instituted otherwise than police report, and if the accused is brought or appears before the court of law, then court will conduct and court will examine all the witnesses of prosecution. तो court क्या करेगा,
जब कभी भी अक्यूज्ड अपीयर होगा कोर्ट में तो जितने प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस है उनको समझ जाएंगे, वो कोर्ट में आएंगे और उनका एग्जामिनेशन होगा प्रोसिक्यूशन के विटनेस का, दैट इज एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। द मैजिस्ट्रेट में इशू समन्स टू विटनेसेस और वो विटनेसेस को मैजिस्ट्रेट समन्स भेजेगा और जो डेट फिक्स हुई वहां पर आके उनका एग्जामिनेशन होगा। नाउ सेक्शन 245 व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज, so no evidence in section 244 the accused will be discharged। अगर सेक्शन 244 में प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस ही नहीं मिला अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 245 में कोर्ट क्या करेगा, अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है। सेक्शन 246 डील्स विद प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज। अगर अक्यूज्ड डिस्चार्ज नहीं होता है सेक्शन 245 में, तो सेक्शन 246 में प्रोसीजर क्या रहेगा, इफ आफ्टर कंसिडरिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस। तो जो भी रिकॉर्ड कोर्ट के पास है और पार्टीज को सुनने के बाद, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है, द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस, the judge will frame the charge shall be read and explained to the accused। if the court feels that the accused has committed an offense under such circumstances, court will frame the charge and such charge shall be read over and explained to the accused person। तो accused को क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करते वक्त मैजिस्ट्रेट वो चार्ज पढ़कर और एक्सप्लेन कर कर अक्यूज्ड को सुनाएगा वो चार्ज, उसके बाद ही चार्ज फ्रेम होगा। एंड द अक्यूज्ड शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस और क्लेम टू बी ट्राइड। तो एक्सप्लेन करने के बाद, चार्ज रीड ओवर करने के, चार्ज पढ़कर सुनाने के बाद मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड से क्वेश्चन करेगा, डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्राइड, तुझे गुनाह कबूल है या केस चलाना है तुझे तेरे अगेंस्ट में, समझ रहे हो। तो सेक्शन 246 में ही है कि if the accused pleads guilty, the court shall record the plea and may in his discretion convict him thereon। अगर अक्यूज्ड कहता है कि हाँ मुझे गुनाह कबूल है तो कोर्ट वैसा उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, प्ली ऑफ गिल्ट रिकॉर्ड करेगा और उसको सजा भी सुना सकता है कोर्ट उसी टाइम पे। इफ द अक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड गिल्टी एंड क्लेम टू बी ट्राइड, और अगर अक्यूज्ड कहता है कि मैं इनोसेंट हूं, मेरे अगेंस्ट में केस चलाया जाए, उस सिचुएशन में क्या होगा, वेदर ही विशेस टू क्रॉस एग्जामाइन एंड इफ सो विच ऑफ द विटनेस ऑफ प्रोसिक्यूशन हुज एविडेंस हैज बीन टेकन। तो अगर वो चाहता है कि उसके अगेंस्ट में केस चलाया जाए तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे उनमें से किसी को वो क्रॉस एग्जामाइन करना चाहता है क्या, और अगर वो चाहता है तो किस विटनेस को क्रॉस एग्जामाइन करना चाहता है। तो जो कोई भी विटनेस को वो क्रॉस एग्जामाइन करना चाहता है तो उस विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाएगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। कब, अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है तब। एंड इफ ही सेज he does so which the witness named by him shall be recalled and cross examined। तो अगर वो किसी विटनेस का नाम लेता है तो उसको रिकॉल किया जाएगा, उसको फिर से बुलाया जाएगा और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन उसका किया जाएगा। सेक्शन 247 डील्स विद एविडेंस फॉर डिफेंस। The accused shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence he may have in support thereof। फिर उसके बाद evidence for defense है, accused को ये कहा जाता है कि भाई तेरे पास अगर कोई evidence है तो तू वो कोर्ट में बुला सकता है, अपना innocence तू प्रूव कर सकता है। That is section 247। Now section 248 conclusion of trial, judgment of acquittal or conviction। section 248 The magistrate finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal। अगर कोर्ट को लगता है कि अक्यूज ने ऑफेंस नहीं किया तो कोर्ट उसको एक्विटल का ऑर्डर पास करेगा, बाइज्जत बरी का। एंड इफ द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स the accused guilty but does not proceed in accordance with section 325 and section 360, he shall offer hearing of accused on the question of sentence, pass the order of conviction। तो अगर accused को guilty फाउंड करता है कोर्ट, अक्यूज का गुनाह सिद्ध होता है, उस सिचुएशन में अगर अक्यूज को प्रोबेशन पे नहीं छोड़ा गया तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास करेगा, सजा का ऑर्डर उसका पास करेगा सेक्शन 248 में। नाउ सेक्शन 249 absence of complainant। So when the proceeding have been instituted upon complaint and on any date फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट। तो अगर कंप्लेंट कोई फाइल करता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कंप्लेंट फाइल किया और मेरे कंप्लेंट के बेस पे अगर प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में और जो डेट फिक्स हुई है केस सुनने के लिए, वो डेट में अगर मैं कंप्लेनेंट मैं हूं, अगर मैं एब्सेंट रहता हूं तो क्या होगा, and the offense may be lawfully compounded or is not a cognizable offense। और वो ऐसा ऑफेंस है कि जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट
in his discretion notwithstanding anything herein before contained at any time before the charge has been framed discharge the accused। तो मैं कंप्लेनेंट हूं, मैंने कंप्लेंट किया और जो डेट में मुझे कोर्ट में जाना था केस में मैं नहीं गया, और वो एक ऐसा केस है कि जो कंपाउंडेबल है, को नॉन कॉग्निजेबल है, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट को डिस्क्रिएशन है कि अगर वो बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगर ये प्रोसीडिंग है तो कोर्ट क्या करेगा, उस अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है सेक्शन 249 में, अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट रहता है तो। सेक्शन 250 डील्स विद कंपेंसेशन फॉर अक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। अगर कोई किसी पर्सन पे इल्जाम लगाता है विदाउट रीजन, कोई रीजन ना होते हुए, उस सिचुएशन में कंपेंसेशन का प्रोविजन है सेक्शन 250 में। इफ इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट और अपॉन इंफॉर्मेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर और टू अ मैजिस्ट्रेट, तो क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई केस अगर कंप्लेंट पे दाखिल होती है या चार्जशीट पे भी दाखिल होती है, तो कोई भी रहने दो, अगर ऐसी केस है एंड द मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज और एक्विट द अक्यूज्ड, और वो केस में मैजिस्ट्रेट ने अक्यूज्ड को एक तो डिस्चार्ज किया नहीं तो एक्विटल किया ऐसी केस में, तो क्या होगा, मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग द अक्यूजेशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड, और कोर्ट ये कंक्लूजन पे आया कि ऐसा कोई ग्राउंड ही नहीं था अक्यूज्ड के अगेंस्ट में इल्जाम लगाने का, है ना। कोर्ट जब केस चलाया तो कोर्ट को लगा कि जो इस पे इल्जाम लगाए वाले थे वो सब बेसलेस थे। अगर मैजिस्ट्रेट ऐसा ओपिनियन है मैजिस्ट्रेट का, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मैजिस्ट्रेट में कॉल अपॉन कंप्लेनेंट फोर्थविथ टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट पे कंपेंसेशन टू सच अक्यूज्ड। तो फिर मैजिस्ट्रेट वो कंप्लेनेंट को बुलाएगा जिसने झूठी कंप्लेंट किया था, और मैजिस्ट्रेट उसको बोलेगा कि रीजन बताओ कि हम तुमको कंपेंसेशन पे करने का ऑर्डर क्यों ना दे, यानी अक्यूज्ड को आपने कंपेंसेशन देना है, ऐसा ऑर्डर हम क्यों ना पास करें, इसका रीजन आप बताओ। इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट डायरेक्ट द इशू ऑफ समन्स टू हिम टू अपीयर एंड शो कॉज एज अफोरसेड, और अगर वो पर्सन कंप्लेनेंट अगर फॉर एग्जांपल प्रेजेंट नहीं है तो उसके अगेंस्ट में समन्स इशू होगा और उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा। Subclause 2 deals with the magistrate shall record and consider any cause which such complainant or informant may show। तो जब अगर वो कंप्लेंट आएगा, कंप्लेनेंट जो भी रीजन बताएगा कि मुझे क्यों कंपेंसेशन का ऑर्डर ना दिया जाए, जो भी रीजन होगा वो रीजन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, वो रीजन कंसिडर करेगा। एंड इफ ही सेटिस्फाइड दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन, और मैजिस्ट्रेट उसका रीजन बताने के बाद सेटिस्फाई होता है कि कंप्लेनेंट के पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं थे कंप्लेंट करने के, एक्यूजेशन लगाने के, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड मेक एन ऑर्डर दैट कंपेंसेशन टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन ही इज empowered टू impose। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कंप्लेनेंट को ये कहेगा कि अक्यूज्ड को आपने कंपेंसेशन देना है। तो कंपेंसेशन कितना ऑर्डर पास कर सकता है, मैजिस्ट्रेट को जितना फाइन इंपोज करने का पावर है ज्यादा से ज्यादा उतना कंपेंसेशन का ऑर्डर दे सकता है कंप्लेनेंट को अक्यूज्ड को पे करने के लिए। सच कंपेंसेशन बी पेड बाय सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट टू द अक्यूज्ड और टू ईच और एनी ऑफ देम। तो वो जो कंप्लेनेंट कंपेंसेशन देगा वो किसको देगा, अक्यूज्ड को। एक अक्यूज्ड है तो एक को, एक से ज्यादा अक्यूज्ड है तो सबको। Subclause 3 deals with the magistrate may, with the order of compensation under subsection 2, further order that in default of payment, the person ordered to pay such compensation shall undergo simple imprisonment for a period not exceeding 30 days। तो ये भी ऑर्डर पास करेगा कंपेंसेशन के साथ, अगर वो कंप्लेनेंट कंपेंसेशन नहीं देता है अक्यूज्ड को तो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन उसको जेल जाना पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट होगी, कितनी, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन की। When any person is imprisoned under subsection 3, the provisions of section 68 और 69 of Indian Penal Code shall so far as may apply। अगर सब क्लॉज 3 में पर्सन को इम्प्रिजनमेंट होती है तो जो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 68 और 69 है वो अप्लाई होंगे यहाँ पर। सबसेक्शन 5, no person who has been directed to pay compensation under this section shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made और इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम। तो अगर किसी पर्सन को, किसी कंप्लेनेंट को कंपेंसेशन का ऑर्डर पास किया जाता है, कंपेंसेशन पे करने का कहा जाता है, तो ये ऑर्डर उस कंप्लेनेंट को एग्जम्प्ट नहीं करेगा किसी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से, कि उस मैटर में अगर दूसरी कोई सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होती है तो वो बचेगा नहीं, सिर्फ इस वजह से कि उसको कंपेंसेशन का ऑर्डर पास किया गया है उसके अगेंस्ट में। नाउ
provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter। अगर वही सेम मैटर से रिलेटेड अगर सिविल सूट फाइल हुई है और यहां पर क्रिमिनल केस में उसको कंपेंसेशन दिया गया है तो वो कंपेंसेशन का अमाउंट वो सिविल सूट में कंसिडर किया जाएगा। Now, subclause 6 is there. A complainant or informant who has been ordered under subsection 2 by a magistrate of the second class to pay compensation exceeding 100 rupees may appeal from the order as if such complainant or informant had been convicted on a trial held by such a magistrate। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर कंप्लेनेंट को ऑर्डर देता है एक 100 रुपए तक का कंपेंसेशन का, तो वो ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हो सकती है। जैसा कि मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास अगर कन्विक्शन का ऑर्डर पास करता है तो जिस कोर्ट में अपील होगी उसी कोर्ट में कंपेंसेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी अपील होगी। सेक्शन 250 डील्स विद दैट प्रोविजन। सबसेक्शन 7 deals with when an order for payment of compensation to an accused person is made in a case which is subject to appeal under subsection 6, the compensation shall not be paid। अब देखो सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ कंपेंसेशन दिया गया है और वो ऑर्डर ऑफ कंपेंसेशन के अगेंस्ट में अगर अपील के प्रोविजन है तो जब तक अपील का पीरियड खत्म नहीं होता तब तक वो कंपेंसेशन का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। और अगर अपील हो जाती है तो जब तक वो अपील डिस्पोज नहीं हो जाती तब तक कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं है। The provision of this section apply to someone's case. So these are the particular provision which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.